वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। 8 पीआरसी है वो जल्दी से जल्दी लागू होने वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हर एक 10 साल के अंतराल में पीआरसी लागू होती है। तो इस बार पिछली बार 2016 में 7 पीआरसी लागू हुई थी, तो इस बार 8 पीआरसी 2026 में लागू होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो 8 पीआरसी से रिलेटेड जो फिटमेंट फैक्टर बताया था मैंने आपको, कितना लागू होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर के बारे में पूरी जानकारी दे रही थी आपको। उसके बाद जो भत्ते बन हो रहे थे उसका भी एक वीडियो लेकर आया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, उनकी डिमांड क्या है 8 पीआरसी को लेकर, कि वो क्या डिमांड करते हैं। उनकी क्या डिमांड है कि 8 पीआरसी अगर लागू होनी चाहिए तो किस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी आज मैं 15 डिमांड बताने वाला हूँ, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर उन्होंने 15 डिमांड की है, उसी आधार पर 8 पीआरसी लागू होनी चाहिए। ये सरकार से रिक्वेस्ट है उनकी। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, वो तो सरकार का डिसीजन है, लेकिन अभी जो 15 डिमांड है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिएगा इस पढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, बगैर किसी देरी से मैं सारी डिमांड एक के बाद एक बैक टू बैक बताता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली डिमांड क्या है। सभी कर्मचारियों को शामिल करें। ठीक है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विस, रक्षा एवं अर्धसैनिक बल के सभी कर्मी, ग्रामीण डाक सेवक, संघ शासित प्रदेश के कर्मचारी, इंडियन अदिति एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी, विनियामक संस्थाएं के जो सदस्य हैं, स्वागत संस्थान और संगठन के कर्मचारी। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 8 पीआरसी मिलनी चाहिए सभी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, सभी को शामिल करें, जो कि मैंने बताया आपको। ठीक है, अब सेकंड मांग क्या है उनकी, वो भी देख लेते हैं। नया वेतन पैकेज मिलना चाहिए। 1 जनवरी 2026 से नया वेतन पैकेज लागू हो, कर्मचारी को पूरा एरियर मिले। अब यहाँ पर बताया गया है जैसे कि हर 10 साल के अंतराल में यहाँ पर जो पीआरसी चेंज होती है, जैसे कि 2016 में 7 पीआरसी मिली थी, तो 2026 में 8 पीआरसी मिलनी चाहिए। दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग ये है कि न्यूनतम वेतन, एक गरिमापूर्ण जीवन योग्य न्यूनतम वेतन आय कोएड फॉर्मूला लागू हो और फैमिली यूनिट को 3 से 5 किया जाए। ठीक है, जैसे कि पहले फैमिली यूनिट 3 चलती थी। ठीक है, 3 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता था, 5 के हिसाब से किया जाए। ठीक है, चौथी मांग ये है पे स्केल मर्जर। जो भी पे स्केल है वो मर्जर किए जानी चाहिए। जैसे कि लेवल 1 को लेवल 2 में मर्जर करें, लेवल 3 को लेवल 4 में और लेवल 5 को लेवल 6 में मर्जर किया जाए। जो भी बीएसएनएल एम्प्लॉइज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पूरी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो भैया इनकी एक लेवल होती है। ठीक है, जो भी पे स्केल होती है, तो पहले जो पुरानी पे स्केल चलती थी उसके हिसाब से अलग है। ये बोल रहे हैं कि हर एक पे स्केल को जो छोटी वाली है उसको बड़े में मर्जर कर दिया जाए, ताकि क्या है कि इससे फिटमेंट फैक्टर में भी थोड़ी वृद्धि हो। चलो पांचवी मांग की ओर बढ़ते हैं। एमएससीपी और प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन कितना, मिनिमम 3 प्रमोशन होने चाहिए, एमएससीपी लागू की जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्रमोशन होने ही चाहिए, जितने भी उसके जो सरकारी कर्मचारी है उनका जीवन काल है उसमें 3 प्रमोशन होने चाहिए। ठीक है, छठी मांग ये है कि इंटरिम राहत, इंटरिम रिलीफ, 8वें वेतन में देरी को देखते हुए शीघ्र प्रभाव से कर्मचारी और पेंशनर को अंतरिम राहत दी जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 पीआरसी में काफी देर हो रही है। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली और हो सकता है इसमें भी डिले हो जाए। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो लास्ट की जो बच जाती है राहत राशि वो भी मिलनी चाहिए। ठीक है, सातवीं मांग क्या है, महंगाई भत्ता मर्ज। अब आपको पता है डीए, जो महंगाई भत्ता है, डीए और डीआर जो भत्ते मिलते हैं, ये बेसिक जो वेतन है, जो बेसिक सैलरी है उससे अलग है। ठीक है, तो इनका मानना ये है कि यहाँ पर डीए और डीआर को मूल वेतन में मिला दिया जाए। अब तक जो रोके गए डीए और डीआर ओ को 8वें वेतन में शामिल किया जाए। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीए डीआर को आप बेसिक सैलरी में ऐड कर दीजिए और उसके साथ जो पहले से भत्ते बंद किए गए थे उनको भी 8वें पीआरसी में लागू कर दी जाए। 8वीं मांग ये है 7वीं पीआरसी की अनियमितताएं, समान काम समान वेतन, योग्यता के बावजूद वेतन श्रेणी में असमानता, 7% बढ़ोतरी की अनियमितता। अब देखिए यहाँ पर कुछ इनकी डिमांड है जो मैंने आपको बताई है। ये है 8वीं मांग। अब 9वीं मांग की ओर चलते हैं।
नवी डिमांड क्या है, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, भरण पोषण अनुकूल हो, डॉक्यूमेंट ग्रेजुएटी फैमिली पेंशन इत्यादि में सुधार हो, हर 5 साल में पेंशन में फेरबदल हो, अवकाशित पेंशन की राशि 12 साल बाद वापस होनी चाहिए। तो यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड भी इनकी डिमांड है भैया। उसके बाद 10वीं डिमांड क्या है, डिफाइंड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली। आपको बता दो गाइस, पहले ओपीएस एक योजना चलती थी पहले, जो बंद कर दिया गया था बाद में। तो ये जो पुरानी योजना ओपीएस फिर से चालू हो, जैसे कि पुराना परिभाषित लाभ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम वापस लाई जाए, पेंशन धारकों के बीच भेदभाव बंद हो, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ओपीएस को वापस लाना चाहते हैं इस डिमांड में। उसके बाद 11वीं मांग क्या है इनकी, सीजीएचएस और चिकित्सा सुविधा। अब यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड भी है इनकी डिमांड। कांग्रेस संसदीय समिति की सीजीएस पर पहले की सिफारिश को लागू किया जाए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बढ़ाने की मांग, सीजीएचएस में बिना रोक टोक इलाज मिलना चाहिए। अब यहाँ पर बिना रोक टोक इलाज भी मिलना चाहिए इमरजेंसी में। उसके बाद बंद कर दी गई थी कुछ भी मेडिकल सुविधा है वो वापस चालू होनी चाहिए, ये 11वीं मांग है। 12वीं मांग क्या है, शिक्षा भत्ता बढ़ाए, हॉस्टल सब्सिडी और सीईए को पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी हो। अब यहाँ पर हॉस्टल की सब्सिडी बढ़ाया जाए, सीईए को पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो लाभ देती है ग्रेजुएशन में, मतलब पढ़ाई वगैरह में जो भी लाभ देती है सरकार, वो 8वीं तक देती है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कम से कम 10वीं से उसे 12वीं करवा दीजिए, या फिर 12वीं से फाइनल तक उसे बढ़वा दीजिए। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। तो भैया सारा कुछ आपको दे देंगे तो आप क्या करेंगे फिर, है ना, बात यही आती है। चलो ठीक है, आगे मांग देखते हैं और डिमांड क्या है। 13वीं मांग है पूर्व की रियायतें, रिस्टोरिंग एडवांसेस। ठीक है, आवश्यक शून्य ब्याज ऋण शामिल हो जो पहले थे, नई परिस्थितियों में अनावश्यक अन्य एडवांस भी शुरू किए जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी खरीदते हैं वो 0% यहाँ पर ब्याज से खरीदे हो। ठीक है, कुछ इस तरीके की यहाँ पर दी गई है 13वीं मांग में। और नई परिस्थितियों में अनावश्यक अन्य एडवांसेस भी शुरू किए जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नई परिस्थितियाँ आएगी, न्यू कंडीशन अप्लाई होंगी। ठीक है, तो इससे में क्या है कि उस हिसाब से नए भत्ते स्टार्ट किए जाए, कुछ ऐसा ही बताया गया है। ठीक है, 14वीं मांग यह है कि भारतीय रेल के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को जोखिम कठिनाई भत्ता मिलना चाहिए, स्पेशल रिस्क अलाउंसेस, इंश्योरेंस कवरेज और दुर्घटना प्रतिपूर्ति की दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के लिए भी जोखिम भत्ता शामिल किया गया है, जिसमें कि क्या है कि उनको लगता है कि जो ट्रेन चलाते हैं या फिर ट्रेन में जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, वो रिस्क लेते हैं, तो इसलिए उनके लिए जोखिम भत्ता यहाँ पर किया जाए। ठीक है, लागू। 15वीं और सबसे लास्ट वाली जो डिमांड है, रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए जोखिम कठिनाई भत्ता मिलना चाहिए। ये भी रेलवे कर्मचारियों की तरह भी यहाँ पर रक्षा नागरिक, जैसे कि पुलिस हो गए, आर्मी वगैरह हो गए, जो ज़्यादा रिस्क पे जीते हैं, तो भैया इनका तो मैं मानता हूँ, लेकिन रेलवे का क्या रिस्क है, जो अंदर जो यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं ट्रेन के अंदर, वो रिस्क में, बाहर थोड़ी है रिस्क में। रिस्क में तो पुलिस वगैरह हो गए या फिर जो आर्मी वगैरह वाले हो गए, वो रिस्क में ज़्यादा है। ठीक है, तो उनके लिए जोखिम भत्ता ठीक है, रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता ये लागू होना चाहिए। तो ये 15 यहाँ पर मांग दी गई है, डिमांड की गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उनकी तरफ से। तो भैया इन जो डिमांड की गई है, इन पर आम नागरिक, जैसे कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।